हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके हाफ ईयरली के एग्जाम के अंदर वैसे तो कंप्लीट बुक आने वाली है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आज की इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सीधा का सीधा मैं आपको मेन मेन क्वेश्चंस टिक करवा रहा हूँ कि इनमें से ही आपको सारा का सारा मैटर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है या प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है? ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उसके बाद में ये जो परिभाषाएँ हैं आपके सामने, जैसे प्रेटजेल की परिभाषा होगी, उसके अलावा एलन सी सैंपल की परिभाषा होगी और पॉल विडाल डी ब्लास की परिभाषा होगी। ये आपकी इम्पोर्टेंट है, इनको आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद में जैसे कि एक ये पॉइंट है पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो पहले चैप्टर के अंदर आपको क्या-क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ 3-4 चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। मानव भूगोल की परिभाषा आपने ज़रूर देखनी है, ठीक है? मानव भूगोल की परिभाषा देखने के बाद आपने 3 वाद देखने हैं। 3 वाद कौन-कौन से हैं? एक है पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरा संभववाद और तीसरा नवनिश्चयवाद, ठीक है? संभववाद और तीसरा नवनिश्चयवाद। अब ये चीज़ें होने के बाद, ये तीनों के तीनों वाद कौन-कौन से हैं, ये होने के बाद इनके बारे में आपने एक-एक, 2-2 लाइनें याद करनी है। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है, नवनिश्चयवाद क्या होता है। उसके बाद में नवनिश्चयवाद किसने दिया है? तो टेलर ने दिया है, टेलर याद कर लें। और संभववाद किसने दिया है? तो ब्लाश याद कर लें, पॉल डी ब्लाश, ठीक है? और ये आ गई मानव भूगोल की परिभाषाएँ। उसके अलावा इसके कौन-कौन से क्षेत्र हैं, उपक्षेत्र हैं, वो तो नॉर्मल है। जैसे मानव भूगोल, सामाजिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंघ भूगोल। इसके कौन-कौन से उपक्षेत्र हैं, ये आपने ज़रूर देखने हैं। 1-2 कर लें। जैसे कि सामाजिक भूगोल के अंदर क्या-क्या आता है? समाज का भूगोल आ गया, शिक्षा भूगोल आ गया, लिंग भूगोल आ गया, ऐतिहासिक भूगोल आ गया। उसी तरह से राजनीतिक में निर्वाचन भूगोल आता है और सैन्य भूगोल आता है। ये 2 भूगोल हो गए। इसके अलावा आर्थिक भूगोल, ऐसे भूगोल जिसके बीच में क्या है, अपने को पैसा बनेगा। तो एक तो आ गया आपका संसाधन भूगोल। उसके अलावा जैसे कृषि, उद्योग, विपणन, पर्यटन, इन सब से क्या हमें पैसा बनता है, तो ये सारे के सारे आर्थिक भूगोल के अंदर आ जाते हैं। तो अपने चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। तो दूसरा चैप्टर देखते हैं, ये हमारा दूसरा चैप्टर। अब इस चैप्टर में से क्या-क्या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है। घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वृद्धि क्या होता है और जनसंख्या में परिवर्तन क्या होता है? वो चीज़ आपको बतानी चाहिए। तो ये जनसंख्या के घनत्व के बारे में लिखा हुआ है। ये रहा आपके सामने। और ये अनुपात के बारे में बताया कि भूमि के कार्य और लोगों की संख्या के बीच के जो अनुपात होता है उसको क्या क्या देते हैं, हम घनत्व कह देते हैं। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन-कौन से हैं? भौगोलिक कारक हैं कुछ, उसके अलावा आर्थिक कारक हैं। आर्थिक कारक ये रहे आपको देखने को मिल रहे हैं, और इसके अलावा भौगोलिक, आर्थिक और आपके हो गए कुछ सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ठीक है? ये 3 कारक सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन-कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। प्रवास के ऊपर क्वेश्चन छोटा आ सकता है कि प्रवास क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? किसी एक क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है? हज़ारों स्त्रियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं और मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को प्रवास कहते हैं। जिस स्थान से एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो जिस स्थान से जाते हैं, उसे कहते हैं उद्गम स्थान, और जिस स्थान पर पहुँचते हैं, उसे कहते हैं गंतव्य स्थान। ठीक है? ये देखिए, जिस स्थान में आगमन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? गंतव्य स्थान, मतलब जहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है? उसके बाद में आप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है? आप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पे जाते हैं, और उत्प्रवास जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। उत्प्रवास को आप फ़ॉरेन से ले लें कि कोई भी फ़ॉरेन कंट्री के अंदर जाते हैं, तो वो आपका उत्प्रवास होगा। आप्रवास का मतलब किसी भी एक राज्य के अंदर कह लो, या फिर आप किसी एक देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे गए। प्रवास को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक जो विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न करे। अपकर्ष कारक को आपने अपनी ओर आकर्षित करने वाले कारक जितने भी आते हैं, वो सारे के सारे देखने हैं। आकर्षित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं? उन्हीं का उल्टा आपने प्रतिकर्ष कारक में लिख देना है।
उसके बाद में जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाएँ हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले में यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की दोनों उच्च रहती हैं, पहली अवस्था के अंदर। दूसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाती हैं और तीसरी अवस्था के अंदर जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। ठीक है? यहाँ पे ये पॉइंट आप देखते रहें। यहाँ पे मैंने वैसे शॉर्ट में बता दिया और कोई भी डाउट है बता देना। जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हैं? ये तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद में हम चलते हैं अगले तीसरे चैप्टर की तरफ। तो ये रहा आपका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव विकास। मानव विकास से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, वृद्धि व विकास में क्या अंतर है? ठीक है? वृद्धि और विकास के जितने भी अंतर हैं वो सारे के सारे आपको आने चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। मानव विकास की अवधारणा किसने दी है? महबूब उल हक ने दी है। ठीक है? मानव विकास के 4 स्तंभ कौन-कौन से हैं? समता मतलब कि समानता, सतपोषणीयता मतलब कि सभी को रोज़गार मिले, उत्पादकता नए-नए अवसरों की खोज करना, सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं को अपने अवसर चुनने की, विकल्प चुनने की शक्ति देना। तो ये हो गया सशक्तिकरण। समता का मतलब सभी को समान रूप से देखना, लिंग, जाति, धर्म किसी भी आधार पे समान देखना। ठीक है? इसके अलावा जैसे कि निर्वहन का अर्थ क्या होता है? अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। मतलब कि अवसर सभी को उपलब्ध कराते रहना जिससे क्या है सतत पोषणीय मानव का विकास हो सके। ये तो आपका हो गया सतत पोषणीय विकास वाला। इसके अलावा उत्पादकता का मतलब क्या है? मानव श्रम की उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता मतलब कि लोगों की क्षमताओं में निर्माण करना, वृद्धि करना मतलब कि उनको जॉब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराना। और यहाँ पे क्या है सत पोषणीय विकास में भी लगभग ये दोनों के दोनों ऑप्शन सेम ही रह जाते हैं। ठीक है? मानव विकास के कौन-कौन से उपागम हैं जैसे आयु उपागम, कल्याण, न्यूनतम आवश्यकताओं का उपागम और क्षमता उपागम। ये आने के बहुत कम चांस हैं। ठीक है? तो इसके बीच में आपको इतने ही क्वेश्चन देखने हैं और इंडिया का कौन-सा रैंक आया है? 126वाँ रैंक आया है, ये पेपर में पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके जो ये फिल अप वाले क्वेश्चन हैं या टिक द करेक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं, एबीसीडी वाले, ये थोड़े बहुत पढ़ लें। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया, ठीक है? उसके बाद में जैसे कि अगला जो हमारा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएँ, इसके अंदर आपने क्या-क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ प्राथमिक क्रियाओं में, ताकि आपको याद रहे। प्राथमिक क्रिया में आपने क्या-क्या पढ़ना है वो देखो। प्राथमिक क्रिया में सबसे पहले प्राथमिक क्रियाएँ कौन-कौन सी होती हैं? वनों से लकड़ी, कृषि, भोजन संग्रह, अखेट, मछली पकड़ना, पशुचारण, खनन, ये सारा का सारा किसमें आ जाता है? आपका प्राथमिक क्रियाओं में आ जाता है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे ये कुछ च्युइंगम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे च्युइंगम के बचे भाग को क्या कहते हैं? चिक्कल कहते हैं। च्युइंगम किससे बनती है? जपोटा वृक्ष के दूध से बनती है, ठीक है? ये छोटे क्वेश्चनों में आ सकते हैं। पशुचारण क्या होता है? आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब यह महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण-पोषण नहीं होता, तब पशुचारण स्टार्ट कर दिया। अब पशुचारण को 2 भागों में बाँटा गया, एक है चलवासी पशुचारण जिसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने साथ पशुओं को रखता है और गर्मी एक जगह पे आती है और जब वहाँ पे गर्मी वाली जगह पे ठंड पड़ने लगती है, तो ये दूसरी गर्म वाले एरिया में अपने पशुओं को ले जाता है। मतलब कि पशु और इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे आवागमन करते रहते हैं, आते-जाते रहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण। जैसे स्थानांतरित कृषि होती है, उसी तरह से चलवासी पशुचारण भी होता है। उसके बाद में वाणिज्य पशुधन पालन, इसमें क्या होता है कि बहुत अच्छे ढंग से पशुओं का ध्यान रखा जाता है। ये एक ही जगह पे रखे जाते हैं। इनकी सारी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। इनसे जो भी चीज़ें प्राप्त होती है, उनको बेचा जाता है और ये जो वाणिज्य पशुधन पालन है, इससे मेनली जो है वो पैसा बनाया जाता है। और जो चलवासी पशुचारण है, ये सिर्फ़ अपनी जीविका निर्वाह के लिए ये कुछ लोग ही आपस में कर पाते हैं, मतलब कि कुछ परिवार मिलके इसको करते हैं या इस कृषि को करते हैं। चलवासी पशुचारण बिना किसी ढंग से हो सकती है और जो वाणिज्य पशुचारण है उसमें वैज्ञानिक ढंग से कार्य किया जाता है। उसके बाद में आती है कृषि। तो कृषि क्या होती है? कोई भी फसलें उगाना, उसको हम कृषि के अंदर ले लेते हैं।
उसके बाद में आता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के अंदर भी कुछ और कृषि है जिसमें आदिकालीन निर्वाह कृषि है, जो कि प्राचीन टाइम से चली आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब ये है कि भूमध्य सागरीय जो एरिया है, उससे थोड़ा-सा ऊपर वाला एरिया और उससे नीचे वाला एरिया उष्णकटिबंधीय एरिया कहलाता है। इसके बीच में फिर आता है गहन निर्वाह कृषि। इसके बीच का जो अच्छा उदाहरण है वो है चावल। इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ लें। चावल रहित गहन कृषि, चावल सहित गहन कृषि, ठीक है? उसके अलावा स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जानते हैं? कर्तन व दहन कृषि के नाम से जानते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में जैसे रोपण कृषि है, तो रोपण कृषि का आपका पेपर के अंदर क्वेश्चन आता रहता है, तो इसमें थोड़ा बहुत ध्यान दें। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, तो जो अपनों ने वाणिज्य कृषि, वाणिज्य पशुचारण पढ़ा, उसी तरह से वाणिज्य अनाज कृषि होती है। तो इन जितनी भी यहाँ पे कृषि आपको देखने को मिल रही है, वो आपने थोड़ी-थोड़ी पढ़ती रहनी है। डेयरी कृषि में क्या होता है कि पशुओं को पाला जाता है और उनके दूध को बेचा जाता है, जिससे पूँजी की प्राप्ति होती है। मिश्रित कृषि क्या होती है? तो इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है, ठीक है? जिसमें कई तरह की फसलों को एक साथ बोया जाता है और चारे की फसलें भी रखी जाती हैं और इसमें पशुओं को भी रखा जाता है और उन्हीं पशुओं को उन्हीं के खेतों से क्या है, चारा दिया जाता है, ठीक है? तो ये होगी मिश्रित कृषि, जिसमें पशु और फसलों को एक साथ रखा जाता है और कार्य किया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि कौन-सी कृषि होती है? जो कि भूमध्य सागर विषुवत रेखा के पास वाले एरिया में की जाती है। वहाँ पे लगभग आपको खट्टे फल ही देखने को मिलेंगे, या हम कह सकते हैं बाग-बगीचे, बागानों वाले फल देखने को मिलते हैं। अंगूर की खेती इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब आता है बाज़ार के लिए सब्जी खेती व उद्यान कृषि। तो इसके बीच में क्या है, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि बाज़ार में ले जाके बेची जाती हैं, वो सारी की सारी बाज़ार चलिए खेती व उद्यान कृषि के अंदर शामिल हो जाती है और इन खेतों को बाज़ारों के पास में लगाया जाता है ताकि जो भी चीज़ अपने बाज़ार में बेचें उसका रेट ज़्यादा ना हो, कम रुपए में वो बेची जा सके, ठीक है? नगरीय के अंदर जहाँ उच्च आय वाले उपभोक्ता होते हैं, मतलब कि ज़्यादातर जैसे कि थोक विक्रेता होते हैं ना, उसी तरह से ये कृषि उन्हीं के पास में लगाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ एरिया बताया गया, उसको अपने को नहीं पढ़ना है। सहकारी कृषि का होता है क्या होती है? जब कृषकों का एक समूह सहकारी कृषि में क्या होता है कि एक ही कम्युनिटी के, या हम कह सकते हैं 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो सारे के सारे अपने सामान को लाके इकट्ठा करके बेच देते हैं, कम दाम पे कह सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सहकारी कृषि कह देते हैं। सामूहिक कृषि क्या होती है? सामूहिक कृषि का मतलब ये होता है कि 4-5 परिवार मिलके एक जगह पे अपनी कृषि करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सामूहिक कृषि कह देते हैं। इसका अलग-अलग नाम है, खोज को ध्यान रखना। खनन क्या होता है? खनिज को निकालना धरातल से खोद के, उसको खनन कहते हैं। खनन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे भौतिक कारक, जिसमें क्या है कि खनिजों का आकार, उसकी श्रेणी, उसकी उपस्थिति की अवस्था, इसका मतलब ये है कि कोई पहाड़ पे, कोई मैदान पे, कोई पठारी भाग में, कोई अन्य इलाके में देखने को मिलता है, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खनन हर जगह पे होना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए खनन को प्रभावित करने वाला पहला कारक है भौतिक कारक। दूसरा है आर्थिक कारक, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो उस पैसे के अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत देखा जाता है कि खनन को पैसा भी प्रभावित करता है। खनन की 2 विधियाँ, एक है भूमिगत और एक है कुपकी, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रख लें। भूमिगत होती है धरातल के ऊपर वाले एरिया में और कुपकी होती है धरातल के गहराई वाले भाग में। तो यहाँ पे हमारा प्राथमिक क्रियाओं का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कल आपके लिए सेकंड चैप्टर बन जाएगा। सेकंड वीडियो के अंदर आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको देखना ना भूलें।